नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जेपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से मेडल हिस्ट्री को देख रहे हैं और हम लोगों को पता है इसमें टोटल 8 टॉपिक है, जिसमें से हम लोग 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 7वां टॉपिक शुरू करने वाले हैं और 7वां टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे मुगल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो मुगल को हम लोग 3-4 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज ये पहला पार्ट होगा मुगल का, जिसमें पानीपत का हम लोग युद्ध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसी वीडियो में हम लोग जो दूसरा सेक्शन होगा या दूसरा पार्ट होगा, इसी वीडियो का जो अगला हिस्सा होगा वो होगा शेरशाह के उपलब्धि के बारे में। एक्चुअली शेरशाह से क्वेश्चन 7वां जेपीएससी में ही आ चुका है, तो उम्मीद कम है कि इस बार फिर से शेरशाह सूरी से ही प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं कोई दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर रहे हैं, इसलिए शेरशाह के बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि उनका क्या उपलब्धि रहा था। तो चलिए देर न करते हुए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बाबर का, चूंकि पानीपत का युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, लेकिन बाबर के बारे में थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि आपको जानना होगा। तो आपको पृष्ठभूमि लिखने में, जब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा या पानीपत के बारे में भी जब कभी आएगा, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता रहेगा, तो आंसर लिखने में थोड़ा सा आपको सुविधा होगा। इसीलिए हम लोग मुगलों का जो इतिहास है या जहां से इनका प्रारंभ हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा 2 से 4 मिनट यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग 16वीं-17वीं शताब्दी में जो भारत है उसके स्थिति को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और 16वीं शताब्दी यानी कि 1526 का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है पानीपत का युद्ध, उस पे हम लोग को यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मुगल और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी, उसके बीच का ये युद्ध है पानीपत का युद्ध। तो थोड़ा सा मुगल को देख लेते हैं कि मुगल आखिर थे कौन। तो कहा जाता है कि मंगोल साम्राज्य के बारे में हम लोग जान रहे थे, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य बहुत अपना विशाल रूप लेता है और इस तरह से तैमूर का जो आक्रमण होता है भारत में, वो सबसे अंतिम आक्रमण होता है। तो कहा जाता है जैसे मंगोल साम्राज्य का यहाँ पे एक तरह से कहिए समाप्त हो जाएगा, तो सभी जो इनके बाद जो साम्राज्य, छोटे छोटे साम्राज्य बनेंगे, वो सभी साम्राज्य के जो सुल्तान होंगे या शासक होंगे, किसी ना किसी तरह से अपने आप को चंगेज खान का वंशज होने का दावा करेंगे और अपने शासन को वैधता प्रदान करेंगे। वैसे भी कहा जाता है ना कि कोई भी बड़ा व्यक्तित्व होता है तो हर कोई उससे अपना रिश्ता जोड़ने लग जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि मंगोल साम्राज्य के पतन के बाद मध्य एशिया में हर छोटे मोटे शासक अगर संभव हुआ तो अपने आप को वो चंगेज खान का वंशज होने का दावा करने लगे और अपने शासन की वैधता प्रदान करने का वो प्रयत्न कर रहे थे। और इसी छोटे मोटे शासकों में एक का नाम आता है मुगल। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मुगलों के बारे में जानेंगे और मुगल का जो सबसे पहला नाम आता है या सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो बाबर आता है। तो हम लोग बाबर में फोकस करेंगे। जैसा कि बोले कि बहुत ज्यादा डिटेल इसमें नहीं जाना है। पानीपत का जब हम लोग आंसर लिखते रहेंगे या उसके युद्ध के बारे में कुछ आंसर लिखेंगे, तो उसका पृष्ठभूमि लिखने के लिए कुछ आपके पास हो, इसके लिए केवल हम लोग यहाँ पे बाबर के बारे में जान रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये मैप को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे मैप है, क्योंकि कुछ नाम जो है यहाँ पे आएंगे, तो मैप में अगर उसको आप देखे रहिएगा तो वो ज्यादा है ना बेटर होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम छोटा करते हैं और यहाँ पे है ना कुछ मैप में जगह का नाम बता रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। ये जगह का नाम अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें रिपीट होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे बाबर का जो जन्म हुआ था वो फरगना में आपको देखने को मिलेगा, ये फरगना है। फिर समरकंद सबसे महत्वपूर्ण जगह में से एक है ना, कहा जाता है बाबर के या बाबरनामा में कहा जाता है ये पृथ्वी के स्वर्ग के जैसा था, रहने के लिए सबसे अच्छा जगह जो है वो समरकंद, और काफी प्रयास करता है वो समरकंद को प्राप्त करने का या जीतने का, लेकिन वो अंतिम रूप से वहां हारी जाता है और फिर वो जो है वो आपका काबुल में आके रह जाएगा। तो इस तरह से अंतिम में वो काबुल में आके स्थापित करता है अपने आप को, और इसके बाद काबुल से होते हुए वो कहां पे एंट्री करेगा, भारत में एंट्री करेगा। तो ये 2-3 जगह है। हेरात उरात अभी फिलहाल जगह का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा या ज्यादा इसका यूज नहीं होगा, अफगानिस्तान में ये आपको पता है। और ये मोटा मोटी का पूरा जो एरिया है उसको ट्रांसऑक्शनिया के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो 2-3 वो नाम याद रखिएगा, पहला फरगना, दूसरा समरकंद और तीसरा यहाँ पे काबुल। ये अभी ज्यादा यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुगलों के बारे में कि आखिर ये जो मुगल थे वो कौन थे और इनका शुरुआत जो है वो कैसे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है ना मुगलों के बारे में जान लेंगे और उसके बाद जो हम यहाँ पे पानीपत से संबंधित से पानीपत युद्ध से संबंधित एक प्रश्न लिए हैं उसका यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो बोलता है मुगल का मूल स्थान के बारे में यहाँ पे बताया है कि मूल स्थान इनका जो था वो मध्य एशिया था, जैसे कि आपको बताया गया अभी फरगना था। यहाँ उन्होंने लगभग 13 दशकों तक, यानी 1370 से लेके 13 दशक नहीं होगा, यहाँ पे 3 दशक होगा जहां तक लग रहा है, सॉरी हाँ 13 दशक ही है, ठीक है, 130 साल। तो 13 दशक तक यहाँ पे शासन किया। ट्रांसऑक्शनिया के गृह युद्ध आम बात थी। तो अभी आपको बताया गया ये जो क्षेत्र यहाँ पे मोटा मोटी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपका
ये समरकंद का एरिया है, हिसार का एरिया है, बल्ख का एरिया है, फरगना का एरिया है। ये मोटा-मोटी का जो एरिया आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान का जो एरिया है, उसको हम लोग ट्रांसओक्शियनिया कहते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रांसएक्शन में उस समय गृह युद्ध आम बात थी। यानी जो भी मंगोल साम्राज्य के टूटने के बाद छोटे-छोटे साम्राज्य यहाँ पे उभर रहे थे, वो आपस में लड़ रहे थे। जैसे कि हम लोग राजपूत काल में देखे थे कि यहाँ कैसे राजपूत राजा लोग जो थे आपस में लड़ रहे थे। उसी तरह से मध्य एशिया में जो ट्रांसऑक्शियनिया जो शहर था या जो क्षेत्र था, उसमें जो छोटे-छोटे राजा उभर के आ रहे थे, वो आपस में एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। और ट्रांसओक्शियनिया के लिए चलने वाले संघर्ष का केंद्र बिंदु जो था वो समरकंद था, क्योंकि समरकंद जो है वो बहुत प्रसिद्ध जगह होगा। और कहा, अब जैसे कि आपको अभी बताया कि बाबरनामा में सबसे एक तरह से कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्थलों में से एक स्थल माना गया है समरकंद को, और रहने के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता था, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। समरकंद की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, क्योंकि वह लगभग 140 सालों तक तैमूरियों का राजधानी रहा था। तो इस तरह से तैमूर का जो राजधानी था वो समरकंद था, इसीलिए समरकंद को बहुत अच्छे तरह से डेवलप किया गया था। बाबरनामा में लिखता है, मनुष्य के रहने लायक दुनिया में किसी भी हिस्से में समरकंद जैसा आनंददायक कोई और शहर है ही नहीं। तो इस तरह से समरकंद का यहाँ पे विशेषता को बताया गया है, या उसका इंपॉर्टेंस को बताया गया। तो जो भी महत्वपूर्ण जगह होगा उसको जीतने के लिए हर छोटे शासक अपना क्या करेंगे, पूरा दमखम लगा देंगे, पूरा से पूरा प्रयास करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रांसऑक्शियनिया में समरकंद को लेके आपस में लोग जो है या राजा जो है वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे से यहाँ पे गृह युद्ध का सामना हो रहा था, उसको यहाँ पे बताया गया है। आगे बोलता है, इसी पृष्ठभूमि में जन्म हुआ बाबर का। यानी कि जब ट्रांसऑक्शियनिया को लेके सभी राजा आपस में लड़ रहे थे, तो इसी पृष्ठभूमि में, इसी बैकग्राउंड में बाबर का क्या होता है, जन्म होता है। बाबर का जन्म कहाँ होता है, अभी आपको बताया मैप में, फरगना वैली में होता है, जो कि उज्बेकिस्तान में यहाँ पे पड़ता है। आगे यहाँ पे बोलता है, बाबर जो है वो किसका बेटा था, तो उमर शेख मिर्जा का बेटा था, जो कि गवर्नर था कहाँ का, फरगना का। और ये अपने आप को किससे जोड़ता था, तैमूर से। ग्रैंड सन करके तैमूर करके लिखता है। तो कुल मिला के आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि ये लोग जो है मंगोल से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे, और अंतिम मंगोल महत्वपूर्ण शासक जो था वो तैमूर था। और इसका आक्रमण जो है वो भारत में हुआ भी था 1398 में, हम लोग यहाँ पे पढ़े भी थे। तो हर कोई है ना, इससे अपने आप को क्या करने का प्रयास कर रहा था, जोड़ने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे मुगलों को भी तैमूर से यानी मंगोल से जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। जिस छज्जे पर खड़ा बाबर का पिता कबूतर उड़ा रहा था, उसे ढह जाने से 1494 में उसकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है, एक घटना यहाँ पे दिया गया है, वहां पे उनका पिता का मृत्यु हो जाता और बाबर जो है एक छोटी सी उम्र में फरगना का गद्दी पे बैठता, और उसका उम्र जो था वो मात्र 12 साल था। यानी 12 साल में बाबर जो है यहाँ पे शासक बन जाता है, किसका, फरगना का। और आपको जैसे कि अभी हम बताएं कि फरगना में या उसके आसपास के इलाके में गृह युद्ध छिड़े हुए थे, एक दूसरे से ही आपस में लोग क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे, यहां तक कि रिश्तेदार ही लड़ रहे थे। वो चीज अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उन दिनों फरगना पर चारों ओर से हमले हो रहे थे, और मुख्य हमलावर यहाँ पे खुद बाबर का चाचा सुल्तान अहमद मिर्जा था। तो दूसरा क्या यहाँ पे युद्ध करेगा, उसका खुद का रिश्तेदार जो था वो यहाँ पे क्या कर रहा था, हमला कर रहा था। तो गृह युद्ध में सब सत्ता चाह रहे थे, और सत्ता के लिए सब एक दूसरे से यहाँ पे लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही राजपूत राजा लोग आपस में लड़ रहे थे, सभी जगह का यही स्थिति था। सत्ता पाने के लिए हर कोई जो है अपने ही रिश्तेदारों या अपने ही खून का जो रिश्तेदार है उससे भी लड़ जाता था। तो ये सारा चीज हमको वहां देखने को मिलता है मध्य एशिया में, ट्रांसओक्शियनिया में। और ट्रांसओक्शियनिया में भी किसका बात कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी फरगना का बात कर रहे हैं, जिसकी मदद बाबर का मामा सुल्तान महमूद खां कर रहा है। तो चाचा और मामा दोनों मिलकर बाबर के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह का सिचुएशन हमको फरगना में देखने को मिलता है। सौभाग्य, दृढ़ता और प्रजा की वफादारी की बदौलत बाबर इन तमाम हमलों को झेल लिया। बोलता है बाबर का सौभाग्य अच्छा था, या हम कह सकते हैं उसका दृढ़ता अच्छा था, या प्रजा का उसको सपोर्ट मिला। जो भी कारण हुआ वो इन लोगों को, अपना मामा और चाचा का जो एक तरह से कहिए विद्रोह था, उसको वो क्या कर देता है, दबा देता है। अंत में आक्रमणकारियों को सुलह करने पर मजबूर होना पड़ता है, और अगले 10 वर्षों के दौरान बाबर समरकंद को 2 बार जीता, और उस पर कुछ समय तक काबिज रहने के बाद दोनों ओर से उसे दोनों बार उसे क्या करना पड़ा, यानी समरकंद को खोना पड़ा। तो कुल मिला के बस इतना आपको समझना है कि फरगना में ये 12 साल में शासक बनता है, और फरगना में शासक बनने के बाद वहां का जो सबसे महत्वपूर्ण जगह था उस ट्रांसओक्शियनिया एरिया का, वो था समरकंद। और समरकंद को हर कोई पाना चाहता था। इसी क्रम में बाबर जो है 2 बार समरकंद को अपने कब्जे में लेता है, लेकिन दोनों बार इसके हाथ से समरकंद निकल भी जाता है। ये चीज का यहाँ पे उल्लेख किया है, तो ये आपको याद रहना चाहिए।
आगे बोलता है तैमूर सत्ता के 4 केंद्रों में से एक खुरासान पर 1507 में शैबानी खां के द्वारा अधिकार कर लिए जाने के कारण बाबर के लिए मध्य एशिया के द्वार अंततः यहाँ पे बंद हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे हम बताए थे कि जैसे यहाँ पे तैमूर या मंगोल जो है उसका सत्ता कमजोर हो जाएगा तो मंगोल से कई लोग या कई छोटे छोटे साम्राज्य यहाँ पे उभर के आएंगे। तो उसी में बोल रहा है तैमूर सत्ता के 4 केंद्र थे। तो मोटा मोटी यहाँ पे 1 केंद्र है, 2 केंद्र है, 3 केंद्र है, 4 केंद्र है, जिसमें 1 केंद्र तो मुगल था। तो मुगल जो है वो फरगना में यहाँ पे अपना कब्जा कायम किए हुए थे। उसी तरह से एक केंद्र जो था वो किसके अधीन था? शैबानी खां। और वो जो क्षेत्र था वो कौन था? खुरासान क्षेत्र था। तो इस तरह से खुरासान क्षेत्र में शैबानी खां अपना आधिपत्य जमा लेगा और जैसे वो अपना आधिपत्य जो है खुरासान में जमाएगा वो फरगना में भी चाहेगा कब्जा कर ले और समरकंद में भी चाहेगा कब्जा कर ले। तो इस तरह से 2 शक्तिशाली सुल्तान का आपस में यहाँ पे भिड़ंत होगा और अंतिम में बाबर को वहां से खदेड़ दिया जाएगा और बाबर वहां से निकल जाता है और लास्ट में काबुल में वो अपने आप को अस्थायी रूप से बसाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मध्य एशिया का द्वार बंद हो गया। यहाँ शॉर्टकट में यहाँ पे हम बता दिए। आगे यहाँ पे बोलता है उसके सम्मुख काबुल के अलावा कोई दूसरा विकल्प शेष ना रहा। तो जब अपना एरिया में आपको कोई स्थान नहीं मिल रहा है तो आप अपना एरिया छोड़ के कहीं दूसरे जगह एक अस्थायी जगह ढूंढने के लिए निकलते हैं। और इस तरह से यहाँ जैसे कि आपको यहाँ पे मैप में हम आपको बताया कि जब इसको है ना यहाँ पे देखिए ये जो है फरगना है, यहाँ से इसको खदेड़ दिया गया, यहाँ पे समरकंद है, यहाँ से इसको खदेड़ दिया गया। तो अंतिम रूप से शैबानी खां यहाँ पे आपको कब्जा कर लेगा। तब अंतिम रूप में बाबर जो है वो देखेगा कि काबुल में कब्जा करना या अपना अस्थायी जो डेरा डालना यहाँ पे आसान हो सकता है और इस तरह से काबुल पे वो क्या करता है? अपना जो सत्ता है वो काबिज वहां पे करता है। तो यहाँ पे वही चीज को यहाँ पे दे रहा है। आपको बस इतना समझना है, फरगना का छोटा सा साम्राज्य का ये है ना, छोटा सा एरिया का ये शासक बनेगा और कुछ परिस्थिति, कुछ घटनाएं ऐसे घटती हैं कि अंतिम रूप में इसको काबुल में आके ठहरना पड़ता है और काबुल में अस्थायी होने के बाद ये फिर कहां पे अग्रसर होगा? तो भारत की ओर अग्रसर होगा। तो ऐसा सिचुएशन बना था कि ये भारत में आ जाए। तो इस तरह से आपको पृष्ठभूमि जब लिखना होगा कि पानीपत का जो युद्ध हुआ तो क्या है ना, यहाँ के राजा बुलाए इसलिए यहाँ पे वो आया या कुछ ऐसा परिस्थिति बन गया था इसलिए वो यहाँ पे आया। तो इस तरह से सारा घटनाक्रम को थोड़ा थोड़ा आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो बोलता है कि विकल्प शेष नहीं रह गया था। काबुल के शासक उलुग बेग मिर्जा की मृत्यु के पहले ही हो चुकी थी। बाबर 1504 में काबुल को अपने अधीन कर लेता है। तो वहां का जो शासक था काबुल का, जिसका नाम दिया गया है उलुग बेग मिर्जा, ये सब थोड़ा थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो काबुल का शासक का मृत्यु हो चुका था और उसके बाद काबुल में एक तरह से कहिए कोई महत्वपूर्ण यहाँ पे सुल्तान नहीं रहा होगा। तो इसीलिए बहुत आसान हुआ काबुल में कब्जा करना। किसके लिए? तो बाबर के लिए। लेकिन बाबर ने इस समय तक मध्य एशिया पर शासन करने का जो स्वप्न है वो त्यागा नहीं था। मतलब जो समरकंद चाहता था ना, वो कहता था ना कि पृथ्वी में अगर कोई स्वर्ग है तो वो समरकंद में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं भारत का जो स्वर्ग है वो कश्मीर है, तो उसी तरह से बाबरनामा में बाबर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था वो समरकंद था। और समरकंद का मोह जो है ना वो छूट नहीं रहा था। वो चाह रहा था कहीं ना कहीं समरकंद पर मेरा ही कब्जा हो और इसीलिए वो कहीं ना कहीं मध्य एशिया पे कब्जा करने का प्रयास कर ही रहा था। बोलता है 1511 में समरकंद पर अधिकार करने में सफल हो गया और शाह इस्माइल सफीर की मदद से। तो इस तरह से फिर से वो पुनः एक बार समरकंद पे क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। तो पहले 2 बार कब्जा किया, फिर दोनों बार हाथ से निकल गया, फिर तीसरा बार यहाँ पे क्या करता है? कब्जा करता है और इसके बाद यहाँ फिर से समरकंद इसके हाथ से निकल जाएगा। वो चीज यहाँ पे दिया गया। 1511 में ये जीतता है। 1512 ईस्वी में शाह इस्माइल के पराजित हो जाने एवं यहाँ पे उज्बेकों का उत्थान जो है, उज्बेक का उत्थान होने के कारण बाबर के पास काबुल में अपनी स्थिति को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। तो कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि 2 से 3 बार समरकंद पे वो कब्जा करता है, लेकिन फिर भी वो समरकंद पर अस्थायी रूप से बस नहीं पाता है और अल्टीमेटली काबुल में अपने आप को अस्थायी करने के बाद वो किधर की ओर अग्रसर होगा? तो भारत की ओर अग्रसर होगा। जिसमें कहा जाता है कई सारे शासक जो है वो बाबर को यहाँ पे इन्विटेशन भी दिए थे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध लड़ने का। तो वो तो है ना, बहुत ज्यादा उसमें हम लोग को जाना नहीं है। जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ हम लोग जो है वो फोकस करेंगे किसमें? तो पानीपत के युद्ध में। तो यहाँ तक हम बता दिए पृष्ठभूमि। अब यहाँ पे हम लोग पानीपत का युद्ध के बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बोले थे 2-4 मिनट लगेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमको लगता है यहाँ पे 10 से 13 मिनट यहाँ पे दिखा रहा है, उतना टाइम लग गया। लेकिन ठीक है, यहाँ पे चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो टाइम देख के है ना, यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कम से कम प्रयास करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो आपको बता ही दिया जाए, क्योंकि यहाँ सिलेबस हम लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स बेचा जा रहा है और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। यहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो भी आपका ऑथेंटिक सोर्स है उसमें जो भी डाटा है या जो भी नोट्स है
या जो भी फैक्ट है वो चीज को आपको हूबहू दिया जाए, ताकि एग्जाम हॉल में अगर आप मेडिवल हिस्ट्री को तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मेडिवल हिस्ट्री का आंसर आप दे पाए। चलिए यहाँ पे देर ना करते हुए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पे उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका सिनॉप्सिस हम नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा एक आध प्रश्न का आप सिनॉप्सिस खुद से लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की सफलता के कारणों का परीक्षण करें। तो बहुत ज्यादा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे पूछ रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर विजय हुआ तो उस कारण का है ना परीक्षण कीजिए, रिव्यू कीजिए आपको और बताना है कि आखिर क्यों विजय हुआ। तो वो जो टेक्निक है जो कि बाबर यहाँ पे यूज करता है उन सभी टेक्निक को यहाँ पे बता देना है और किस तरह से इब्राहिम लोदी जो है ज्यादा सेना रहते हुए भी पराजित हो जाता है उन्हीं सब का उल्लेख कर दीजिए और इस तरह से यहाँ पे ये प्रश्न का आंसर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। ये यूपीएससी 2021 में मतलब हाल फिलहाल में ये प्रश्न जो है आया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर जो है वो हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के आपको बताने का हम जो है पढ़ रहे हैं और पढ़ के बताने का थोड़ा बहुत जहां जल्दी होगा वहां समझाने का प्रयास करेंगे। बोलता है बाबर छोटी सी रियासत, अभी जो आपको पृष्ठभूमि बताया ना उसी को हम यहाँ पे लिखे हुए, तो ये चीज जल्दी हम यहाँ पे पढ़ देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है। फरगना की गद्दी पर बैठा और उस समय उसकी उम्र 12 साल थी। तात्कालिक परिस्थिति की कुछ इस प्रकार बनी कि बाबर के लिए मध्य एशिया के द्वार बंद हो गए। वह काबुल पर स्थिति मजबूत करके भारत की ओर बढ़ा। पानीपत के युद्ध 1526 से पूर्व बाबर ने भारत पर 4 आक्रमण किए। ये भिड़ंत मुगल एवं लोदी सेनाओं के बीच शक्ति परीक्षण मात्र था। निर्णायक मुकाबला इब्राहिम लोदी एवं बाबर की सेनाओं के मध्य ऐतिहासिक मैदान जो है पानीपत में यहाँ पे होता है। तो जैसा कि आपको बोला गया ना कि हम लोग पढ़ते ज्यादा है और उसके बाद जब लिखने का आवश्यकता होता है तो जिस तरह का डिमांड होता है उस तरह से हम लोग पृष्ठभूमि को शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। तो जो भी आपको 10 से 12 मिनट में इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मुगलों का कैसे शुरुआत होता है, कैसे बाबर जो है वो फरगना में अपना सत्ता काबिज करता है, समरकंद के लिए वो बार बार है ना युद्ध लड़ता है, 3 बार जीता भी है लेकिन तीनों बार उसके हाथ से वो निकल जाता है। फिर काबुल में अपने आप को स्थायी करता है और काबुल से वो कहाँ आता है, भारत आता है। तो इसी चीज को आप समराइज करके यहाँ पे लिख दिए हैं पृष्ठभूमि में। और ऐसा नहीं कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध और भी युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले भी 4 युद्ध हुए थे, लेकिन वो था शक्ति परीक्षण कि देखना चाह रहा था कि बाबर की इब्राहिम लोदी का कितना पावर है। तो बोलता है ना पहले ट्राई कर लेते हैं कि कितना इसका शक्ति है। जैसे अभी बहुत सारे लोग टेस्ट दे रहे होंगे कि मेन एग्जाम जो हम फेस करेंगे उसी के जैसा टेस्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, हमको मेंस एग्जाम देना अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक टेस्ट है ना शक्ति परीक्षण मात्र था। इससे पहले जो भी 4 युद्ध हुए थे, निर्णायक युद्ध जो होगा वो तो पानीपत का युद्ध होगा जो कि हरियाणा में है ना ये मैदान मौजूद है। और पानीपत को ही क्यों चुना गया ये भी आपको अभी आगे आने वाला पैराग्राफ में मिलेगा। एक शायद सवाल भी इस तरह से आया गया था कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही बाबर क्यों लड़ा, तो इसका है ना आंसर जो है यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा अभी जानने को मिलेगा भी। चलिए बोलता है 1525 में बाबर हिंदुस्तान विजय के लिए काबुल से कूच किया। सिंधु नदी पार करने के बाद सिर्फ 3 हफ्तों में पंजाब को जीतकर बाबर धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ा। तो इस तरह से 1525 में बाबर जो है हिंदुस्तान को जीतने के लिए काबुल से क्या करता है, निकलता है और इस तरह से बोलता है मात्र 3 हफ्तों के अंदर अंदर वो क्या कर लेगा, पंजाब को जीत लेगा। और पंजाब को जीतने के बाद दिल्ली का सीमा जो है उससे लगने लगेगा, यानी दिल्ली की ओर क्या करेगा, बढ़ेगा। और उस समय लोदी वंश में इब्राहिम लोदी था, उसी से उसका भिड़ंत होने वाला था। दोनों पक्ष पानीपत के निकट आमने सामने हुए, यानी लोदी है ना का सेना और बाबर का सेना। लोदी की सेना विशाल और अपनी सेना की लघुता को देखते हुए बाबर को लगा कि सुल्तान की सेना उसकी सेना को घेर ले सकती है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी का सेना जो था वो काफी ज्यादा था, यानी संख्या बल में अगर देखें तो इब्राहिम लोदी के पास ज्यादा संख्या में सेना थी। लेकिन वहीं अगर बाबर को देखें तो बाबर के पास सेना का संख्या जो था वो कम था। तो वही चीज बाबर को लगा कि मेरा सेना का जो संख्या है वो कम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इब्राहिम लोदी का जो सेना है मेरे सेना को घेर ले। इसीलिए वो एक टेक्निक अपनाएगा और उस टेक्निक के तहत युद्ध लड़ेगा और युद्ध में जीतता भी है। इसका निराकरण करने के लिए, यानी कि उसका सेना जो है ज्यादा है मेरा कम है, तो इसका निराकरण करने के लिए कि हम फिर भी युद्ध जीत जाए, तो उसके लिए क्या करता है, उसने युद्ध क्षेत्र का चुनाव बहुत ही सावधानी से किया। मतलब युद्ध का क्षेत्र कौन होगा ये बहुत सावधानी पूर्वक जो है बाबर चुनता है, ताकि कम सेना होते हुए भी वो इब्राहिम लोदी पर भारी पड़े, और भारी पड़ता भी है, उसको पराजित करता भी है। उसने अपने दाएं बाजू को पानीपत शहर पर टिकाकर उसे सुरक्षित कर दिया और बाएं बाजू में एक खाई खोदकर उसे काटे गए पेड़ों की डालों से ढक दिया, ताकि घुड़सवार सेना उससे पार नहीं कर सके। तो एक साइड वो पानीपत का मैदान को रखता है ना, यहाँ पे बोलता है पानीपत शहर को रखता है, यहाँ पे पानीपत शहर को टिका दिया, यानी एक साइड में शहर है, दूसरा साइड में गड्ढा खोद दिया, और गड्ढा खोद के वहां पे पेड़ का जो डाली है उसको रख दिया। और इस तरह से यहाँ पे है ना कोई भी अगर घुड़सवार आता है या कोई भी आता है तो उस गड्ढे को पार नहीं कर पाएगा, और ज्यादा जबरदस्ती किया तो डाली हटेगा और कहाँ जाएगा, गड्ढा के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे ये टेक्निक अपनाता है कि है ना जो जगह होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए, ताकि कम सेना रहते हुए भी
भी आप इब्राहिम लोदी के ऊपर भारी पड़े। तो ये चीज है ना, पहले वो सोचता है। सामने उसने 700 गाड़ियां खड़ी कर दी, जिसमें से कुछ उसके साथ ढुलाई के काम के लिए लाई गई थी और कुछ स्थानीय लोगों से ले ली गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है 700 उसके पास गाड़ी था, जो कि कुछ गाड़ी बोलता है अपने साथ, है ना, सामान उमान, अगर युद्ध लड़ने के लिए आप जा रहे हैं तो खाना पीना बहुत सारे सामान होते थे, तो उसको लेके ये लोग आया था। और कुछ गाड़ी जो था बोलता है वहां के जो स्थानीय लोग थे वहां से ये क्या किए थे, लिए। आगे बोलता है इन गाड़ियों को कच्चे चमड़े की रस्सियों से आपस में जोड़ दिया गया। तो जितने भी 700 गाड़ी थे, कहा जाता है उनको आपस में चमड़े से क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। देखिए ये टेक्निक जो है वो किस तरह से युद्ध लड़ता है, और कम सेना होते हुए भी ये इब्राहिम लोदी से पर भारी पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि कभी कभी आप जो है कमजोर दिखते हैं, लेकिन अगर टेक्निक अगर आपका सही रहा तो कमजोर होते हुए भी आप किसी बड़े शासक के साथ या बड़े, है ना, लोग के साथ आप भिड़ सकते हैं। दो गाड़ी के बीच छानी की ऊंचाई के बराबर चबूतरा बना दिया गया, जिसके पीछे खड़े होकर बंदूकची गोलियां दाग सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, दोनों के बीच एक छानी जैसा यहाँ पे बता दिया, उतना ऊंचा का बना दिया, चबूतरा बना दिया, और उसके बाद उसमें खड़ा होकर बंदूकची जो है वो गोलियां क्या कर रहे थे, चला रहे थे। मतलब दोनों साइड गाड़ी था, यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया और यहाँ पे बीच में आदमी खड़ा था और गोली क्या कर रहा था, चला रहा था। तो इस तरह से बारूद उरूद ये लेके यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ पे गाड़ियों को आपस में जोड़ देने की इस विधि को बाबर उस्मानी या रूमी युक्ति कहता था। तो इस तरह से गाड़ी को जो जोड़ा, उस युक्ति को या इस टेक्निक को किस टेक्निक के नाम से जानते हैं, रूमी टेक्निक के नाम से, रूमी तकनीक के नाम से इसको जानते हैं, या उस्मान अली के नाम से जानते हैं। क्योंकि तोपों के साथ इसका इस्तेमाल 1514 में ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ चल्दीरान की प्रसिद्ध लड़ाई ने रूमी सुल्तान ने किया था। तो चूंकि इस टेक्निक का प्रयोग जो है रूमी सुल्तान के द्वारा पहले ही किया जा चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इस टेक्निक का नाम जो है बाबर क्या नाम दे देता है, रूमी पद्धति के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्योंकि तोपों के साथ इसका इस्तेमाल 1514 में, ये देखिए घटना कब का है, 1526 में। और इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं 10 साल पहले, मोटा मोटी 10 से 12 साल जो है वो पहले, 12 साल हम कह सकते हैं, 12 साल पहले यहाँ ईरान का जो शाह इस्माइल के खिलाफ, ईरान का जो शासक होगा उसके खिलाफ, है ना, चल्दीरान का जो प्रसिद्ध लड़ाई हुआ, उसमें रूमी जो सुल्तान का नाम क्या था, रूमी, वो इस टेक्निक का प्रयोग करता है। और इसीलिए इस टेक्निक को बाबर जो है रूमी तकनीक के नाम से पुकारता है। आगे बोलता है यानी बाबरनामा में इस तरह से लिखा हुआ होगा, लेकिन बाबर ने इसमें एक विशेषता जोड़ दी। होता है ना कि हम किसी दूसरे के टेक्निक को अपनाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपना विशेषता भी वहां पे जोड़ देते हैं। बीच बीच में धनुष के छोटे तीर के गिराने के फासले के बराबर जगह छोड़ दी गई, ताकि उनमें से होकर 50 से 100 घुड़सवार सीधे धावा कर सके। तो इस तरह से टेक्निक में थोड़ा सा ये क्या करता है, परिवर्तन करता है। अब आगे यहाँ पे बोलता है इस मोर्चेबंदी के बाद जो लड़ाई हुई वह संख्या बल और सेनापतित्व के विजय, संख्या बल पर सेनापतित्व के विजय सिद्ध हुई। यहाँ देखिए एक लाइन में बहुत बड़ा बात यहाँ पे कहने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे अब जो लड़ाई हुआ, इस रूमी टेक्निक के बाद जो यहाँ पे लड़ाई हुआ, वो संख्या बल पर, यानी कि ज्यादा संख्या का सैनिक होने के बावजूद भी वो हार जाते हैं। क्योंकि जो टेक्निक था, जो है ना लीडिंग कर रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था, जो सेनापतित्व कर रहा था, वो उसका टेक्निक जो था वो बहुत बेहतर था। इसीलिए कहा रहा है कि संख्या बल पर किसका जीत था, तो सेनापतित्व का जीत था। तो इसीलिए कहा जाता है अगर नेतृत्व बेहतर हो तो आप जो है जहां जो बाजी हारने वाले हैं वो बाजी भी आप क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। काफी अफगानों और हिंदुस्तानियों को शामिल हो जाने से बाबर की सेना के 12,000 लोगों ने शायद कुछ इजाफा हो गया होगा। बाबर के अनुसार इब्राहिम लोदी की सेना 1,10,000 लोग और 10,000 यहाँ पे आदमी हाथी थे। तो कहने का मतलब है बाबर का सेना मात्र कितना है बोला जा रहा है, 12,000 लोग थे वहां पे, लेकिन बोला जा रहा था ठीक है कुछ यहाँ पे आना इजाफा भी हो गया होगा। क्यों? क्योंकि बाबर में यहाँ पे बाबर की सेना में कुछ लोग जो है यहाँ पे आना शामिल हो गए होंगे, स्थानीय लोग। तो इस तरह से ठीक है 12,000 था तो 12,000 से बढ़ा के आप 13,000, 14,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 कर सकते हैं। लेकिन उस 15,000 के सामने कितना बड़ा सैनिक खड़ा था इब्राहिम लोदी का, तो बोलता है 1,10,000। मतलब हम कह सकते हैं मोटा मोटी लगभग 1 लाख सेना उसके पास ज्यादा था। तो यहाँ एक साइड जो है 10 से 15,000 सेना है और सामने 1 लाख सेना है। अब समझ लीजिए कि आपको इसमें भी युद्ध में क्या करना है, विजय प्राप्त करना है। तो कहते हैं ना कभी कभी दुश्मन का जो संख्या बल है या उसका विशालता को देख के डरना नहीं चाहिए। यदि आपका टेक्निक सही रहेगा तो आप कम रहते हुए या कमजोर दिख रहे हैं, सामने से लग रहा है कि आप कमजोर है, लेकिन टेक्निक आपका बेहतर रहेगा तो आप जो है सामने वाले पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिसका एक उदाहरण जो है बाबर यहाँ पे देके जाता है। तो इस तरह से 1000 को तो इसका क्या था,
केवल हाथी था, यद्यपि किसका, इब्राहिम लोदी का। यद्यपि दोनों सेनाएं लगभग सप्ताह भर से आमने सामने डटी हुई थी और रोजाना झड़पें चल रही थी। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहा था एक सप्ताह से दोनों सेना आपस में, है ना, एक तरह से डटा हुआ था, ना वो पीछे जा रहा था ना ये पीछे जा रहा था, थोड़ा बहुत झड़प यहाँ पे हो ही रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है कि तथापि स्पष्ट है कि इब्राहिम लोदी ने बाबर की सेना का रचनात्मक व्यूह रचना का अध्ययन सावधानी से नहीं किया होगा। तो एक सप्ताह तक हो गया था, इससे पहले भी युद्ध का तैयारी किया जा रहा होगा, लेकिन बाबर का जो व्यूह रचना था यानी युद्ध का जो टेक्निक था उसको इब्राहिम लोदी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास नहीं करता और यही उसका चूक हो जाता है और ज्यादा संख्या का सेना रहने के बावजूद भी वो पराजित हो जाएगा बाबर से। जब उस निर्णायक तिथि को इब्राहिम लोदी लड़ने के लिए बाहर आया तो उसने पाया कि बाबर की अगली पंक्ति बहुत संकरी है। वह सोच में पड़ गया और जब वह अपनी सेना को उस संकरी अग्रिम पंक्ति के अनुसार पुनर्विन्यास करा, मतलब पुनर्विन्यास के लिए लिखा गया है, कर रहा था, तभी बाबर ने मौके का फायदा उठाया और इस तरह से वहां पे वो क्या करता है, उसने अपने दो बाजू वाले सैन्य दल तुलुगमा को उज्बेकों की पद्धति से, है ना, चक्कर काटकर इब्राहिम की सेना पर बाजू और पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब है उसका व्यू रचना को इब्राहिम लोदी समझने नहीं सका। जैसे वो आगे देखा तो लगा कि अग्रिम पंक्ति बहुत ही संकरी है और इस तरह से जब तक वो समझता तब तक यहाँ पे बाबर जो है इसका फायदा उठा चुका था और बोलता है उसने अपने दो बाजू वाले सैन्य दलों, जिसको तुलुगमा हम कह रहे हैं, को उज्बेकी पद्धति से, है ना, चक्कर काटकर इब्राहिम की सेना पर बाजू और पीछे से हमला कर दिया, मतलब बगल से और पीछे से यहाँ पे हमला कर देता है और आगे बढ़ा दिया। सामने में बाबर के घुड़सवार ने बाणों की बौछार कर दी। तो इस तरह से दोनों, है ना, बगल से और पीछे से उसको आगे बढ़ा दिया। अब आगे जैसे चला गया, है ना, आगे साइड से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बाणों का बौछार हो रहा है। उसके बंदूकची एक दूसरे से सटकर इकट्ठे खड़े अफगान सैनिकों के समूह पर आग उगलने लगे। अफगान सैनिक, आपको पता होगा इब्राहिम लोदी जो है ना, अफगानी है और इसके बाद शेरशाह सूरी जो है अफगानी होंगे। तो इस अफगान सैनिक यानी इब्राहिम लोदी का जो सैनिक है उसके ऊपर जो है ये जो है यहाँ पे एक तरह से कहते हैं बंदूकची जो है यहाँ पे बंदूक उसके ऊपर चलाने लगे। बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफा नाम के दो रूमी उस्ताद तोपचियों की सेवाएं पहले से ही प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह से अगर ये नाम याद रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको स्पेशली पानीपत के युद्ध के बारे में ही पढ़ना है, तो इसीलिए ये सब नाम आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अगर स्पेशली पानीपत का युद्ध नहीं लिखता तो इतना डिटेल में हम लोग पढ़ते भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है जो तोप खाने को या तोप चलाने के लिए उस्ताद थे वह उसमें एक्सपीरियंस होल्डर थे, उस्ताद अली और मुस्तफा नामक दोनों का, है ना, इनको क्या मिलता है, बाबर का सपोर्ट मिलता है। सेवाएं पहले से ही प्राप्त कर रखी थी। उस्ताद अली को तोप खाने का प्रधान बना दिया गया था। बाबर कहता है कि उस्ताद अली और मुस्तफा ने मध्य स्थान से भरपूर गोलाबारी की, लेकिन उन दिनों मैदानी तोपों से गोले दागने की गति धीमी थी। तो यहाँ पे बाबरनामा में लिखा होगा कि वो बहुत तेजी से यहाँ पे क्या कर रहे थे कि गोला बारूद कर रहे थे, लेकिन फिर भी जितना तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से नहीं होता है, क्योंकि मैदानी इलाका में यहाँ थोड़ा सा गोले दागने की गति थी वो धीमी थी, ऐसा यहाँ पे बताता है। बाबर मुख्य रूप से घुड़सवार था और वह पानीपत में अपनी विजय को प्रधानता घुड़सवारों की और धनुर्धरों की जीत मानता था। यहाँ बोला जाता था कि बाबर जो है वो अच्छा घुड़सवार था और बोला जा रहा था कि पानीपत का जो युद्ध हुआ उसमें उसके घुड़सवार और उसके जो धनुर्धर थे उन्हीं का मुख्य योगदान था। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका पानीपत के युद्ध के बारे में दिया जा रहा है। अब चलिए कुछ हिस्सा बचा है उसको जल्दी जल्दी देखते हैं और ये आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। चारों ओर से घिरा इब्राहिम लोदी अपने 5-6 हजार सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ा। तो इस तरह से जैसे कि बोले ना कि आगे ढकेल दिया, पीछे से भी बाएं से, है ना, बाएं दाएं से, बाजू से भी उसको क्या कर दिया, आगे ढकेल दिया, चारों ओर से उसको घेर लिया गया। तो इस तरह से उसके साथ मात्र कितने हजार सेना थे, तो 5 से 6 हजार सेना थे। उनमें से सभी उसके साथ लड़ते हुए खेत रहे थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मौके पर ही दफनाकर उसकी वीरता की श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। तो बाबर उसको वहीं निपटा देता है। अनुमान है कि इनके अलावे 15,000 से अधिक लोग लड़ाई में मारे गए। तो उम्मीद है ये जो 5 से 6 हजार जो कि इब्राहिम लोदी के साथ उस रूमी पद्धति के अंतर्गत जो है वो बीच में फंस जाते हैं और चारों ओर से उनके ऊपर हमला किया जाता है, उसमें तो मारे ही जाते हैं। इसके अलावे और भी 10 से 12 हजार लोग मारे जाते हैं। तो कुल मिला के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से यहाँ पे 10 से 15 हजार लोग जो है यहाँ पे इस लड़ाई में, है ना, मारे जाते हैं। ग्वालियर के शासक विक्रमजीत भी इस लड़ाई में मारे जाने वाला शामिल था। तो इस तरह से बहुत और भी शासक मारे गए होंगे, जिनमें एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ पे दिया जा रहा है। ग्वालियर के एक शासक थे जिनका नाम विक्रमाजीत था, है ना। पानीपत की लड़ाई में
लड़ाई निसंदेह भारतीयों के लिए निर्णायक लड़ाइयों में से थी। अब यहाँ कंक्लूजन की ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके राजनीतिक महत्व का मूल्यांकन थोड़ा सावधानी पूर्वक करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि है ना, ये बहुत ज्यादा राजनीतिक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। सैनिक दृष्टिकोण से देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप 1,10,000 सेना वाले एक संगठन को आप क्या कर रहे हैं, एक राजा के सेना को हरा रहे हैं, और आपके पास मात्र 12 से 15,000 सेना है। तो इस तरह से सैनिक दृष्टिकोण से देखें तो काफी महत्वपूर्ण युद्ध है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उतना ज्यादा ये महत्वपूर्ण दिखता नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है थोड़ा मूल्यांकन आपको सावधानी पूर्वक होकर करना होगा। इसके फलस्वरूप लोदियों का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया और जौनपुर तक पूरे प्रदेश पर बाबर का नियंत्रण का रास्ता साफ हो गया। तो इतना तो हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन में कि इब्राहिम लोदी का जो है या लोदी वंश जो है एक तरह से समाप्त हो जाता है। हम कह सकते हैं पूरा दिल्ली सल्तनत ही खत्म हो जाता है और एक नया वंश यानी मुगल सत्ता का यहाँ पे स्थापना होता है और जौनपुर तक उसका पूरा नियंत्रण हो जाता है। किसका? बाबर का। लोदी सुल्तानों ने आगरा में जो विशाल निधि संचित कर रखी थी उससे बाबर की वित्तीय कठिनाइयां दूर हो गई। तो बाबर जो है को पैसा का या वित्तीय मामले में उसको बहुत कठिनाई हो रहा था। हम देख ही रहे थे फरगना से वो कैसे भागते भागते काबुल पे आना रुका और फिर काबुल से होते हुए वो भारत में यहाँ पे आता है। तो उसको धन की काफी ज्यादा आवश्यकता थी और इसीलिए कहा जाता है आगरा में ये जो लोदी वंश के शासक जो है धन इकट्ठा करके रखे थे, उस धन से इसका जो वित्तीय है ना समस्या था वो तो कम से कम क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन बाबर को 2 और भीषण युद्ध करने पड़े, जो कि मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध और दूसरा पूर्वी अफगानों के खिलाफ यहाँ पे होता है। तो खानवा का युद्ध वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, तो खानवा का युद्ध के बारे में ज्यादा यहाँ पे चर्चा यहाँ पे करना नहीं, क्योंकि पानीपत के युद्ध के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद ही वह अपनी स्थिति सुदृढ़ कर पाया। तो कहने का मतलब है पानीपत निर्णायक हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है पानीपत का युद्ध हुआ और पूरे साम्राज्य पे बाबर का कब्जा हो गया या पूरा उत्तर भारत में बाबर का कब्जा हो गया। पानीपत के युद्ध के बाद भी और कई उसको युद्ध लड़ने पड़े, तब जाके उत्तर भारत पे ये अपना क्या कर लेगा, कब्जा करेगा। और एक्चुअली जो है ये जो है इस मुगल का साम्राज्य तो अकबर के समय है ना ज्यादा एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है राजनीतिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिला, बस एक सत्ता क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन सैनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था कौन, पानीपत का युद्ध, क्योंकि 1,10,000 सेना को मात्र 12 से 15,000 की सेना क्या कर चुकी थी, हरा चुकी थी। इस प्रकार पानीपत की लड़ाई राजनीतिक दृष्टि से उतनी निर्णायक नहीं थी जितनी की सैनिक दृष्टि से। तो यहाँ पे पानीपत युद्ध के लड़ने के बाद भी कई सारे युद्ध लड़ने पड़े, तब उत्तर भारत में आपका कब्जा जो होता है पूरा होता है। इसीलिए इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना नहीं जाता। ऐसा होता कि पानीपत का युद्ध होता, पूरा उत्तर भारत मुगलों के अधीन यानी बाबर के अधीन हो जाता। तो हम कहते थे कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत किसके अधीन आ गया, बाबर का। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। बाबर पानीपत के युद्ध के बाद भी और कई सारे युद्ध लड़ते, तब जाके उत्तर भारत पे वो क्या करेगा, कब्जा करेगा। और उत्तर भारत में भी संपूर्ण उत्तर भारत पे तो कब्जा करता नहीं है। बाद में अकबर जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा और उस तरह से जो भी एरिया पे कब्जा नहीं था मुगलों का, उन सब में वो क्या करेगा, अपना कब्जा करेगा। मगर इसके साथ उत्तर भारत में वो वर्चस्व राजनीतिक शक्ति की स्थापना के लिए एक नए चरण का सूत्रपात करता है। ठीक है, वो पूरा उत्तर भारत पे कब्जा नहीं करता, लेकिन एक शुरुआत कर देता है, एक जड़, एक बीज वहां पे डाल देता है और यही बीज से एक पौधा निकलेगा अकबर। और वही अकबर जो है उत्तर भारत में अपना साम्राज्य का, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी वो जाएगा और अपना दबदबा वहां पे कायम करेगा। तो इस तरह से ये पानीपत का युद्ध था जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जाने। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखे हैं अकबर की मनसबदारी और जागीरदारी। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा पानीपत युद्ध के बाद यहाँ अचीवमेंट पढ़ना है किसका, शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी का जो अचीवमेंट है हम लोग क्लास नोट से ही यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है पिछले एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत ज्यादा आने का इसका चांसेस तो है ना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जैसा कि आपको कहा गया है सिलेबस हम लोग पूरा कंप्लीट करें, कोई भी टॉपिक यहाँ स्किप नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग है ना कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करते। तो चलिए यहाँ पे आपको शेरशाह सूरी का जो इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा पीटी के पॉइंट हो सकता है, एमसीक्यू कुछ यहाँ पे आ जाए, तो उस दृष्टिकोण से भी इस टॉपिक को आप देख लीजिए। और यहाँ पे है ना आपको शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं, उम्मीद करते हैं इतना में भी दिख जाएगा और उसके बाद जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं ना। 1 मिनट।
शेरशाह सूरी सूर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे शेरशाह सूरी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 1472 से इनका जन्म होता है, 1545 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। बिहार में इनका दिल्ली सल्तनत के अधीन जो बिहार क्षेत्र है वहां पे इनका जन्म होता है। ओरिजिनल नाम इसका दिया है क्या, फरीद खान, है ना, लोदी के नाम से इसको हम लोग जानते थे। फादर हसन खान सूर था और रिलीजियस इसका सुन्नी इस्लाम था। एथनिक जो था अफगानी रूलर था और सेकंड अफगानी रूलर था, जैसे कि इब्राहिम लोदी के बारे में बताया वो पहला थे और ये जो थे मतलब लोदी जो थे पहले थे और इसके बाद ये दूसरे हुए। ये मरते हैं कब, है ना, इनका देहांत होता है 22 मई 1545 में, जब ये 59 साल के थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये, है ना, इनका जो मकबरा है, बरियल है, वो कहाँ पे, सासाराम में। उम्मीद करते हैं ये सब आपको आता होगा। अब यहाँ पे बोलता है कि, है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनका, है ना, कैसे यहाँ पे प्रभाव यहाँ पे जमता है या शेरशाह सूरी का उद्भव कैसे होता है, ये अपने आप को, है ना, कैसे स्थापित करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया है। शेरशाह के दादा इब्राहिम सूर को, जो शायद घोड़े का व्यापारी था, इब्राहिम लोदी के शासनकाल के अंतिम दौर में अफगानिस्तान से भारत यहाँ पे आया था। तो कहने का मतलब एक नाम याद अगर हो जाता है तो ठीक है, याद कर लीजिएगा। उनके दादा का नाम इब्राहिम सूर था, जो कि घोड़े के व्यापारी थे और वो अफगानिस्तान से कहां पे आए थे, भारत यहाँ पे आए थे। इनके पिता हसन का एक छोटा सा जागीरदार था जौनपुर। तो एक, ना, दादा हुए व्यापार करने के लिए आए, उसके पिता जो है यहाँ पे एक छोटे से जागीरदार बन गए जौनपुर का। और इस तरह से बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह लोहानी ने इनको उपाधि प्रदान की, किसकी, शेर खां की। एक शेर को मारने के से प्रसन्न हो गया। तो ये सब घटना जो है आपको ज्यादा यहाँ उल्लेख करना नहीं है, ये सब, आना, केवल पढ़ने में आता है, लिखने में ज्यादा ये सब, आना, यूज नहीं किया जाता है। शेर का बाबर के यहाँ पे भी कुछ दिन शायद नौकरी किया था, इसके बारे में किताब में यहाँ पे उल्लेख करता है। 1534 में सूरजगढ़ की विजय से वह बिहार और बंगाल का निर्विवाद यहाँ पे शासक बन गया। तो इस तरह से कह सकते हैं 1534 आते आते तक यहाँ पे वो बिहार और बंगाल का क्या बन गया था, शासक बन गया था। और इसको चुनौती देने वाले कोई बड़े यहाँ पे शासक देखने को नहीं मिल रहे थे। फिर उसने हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में परास्त किया। तो आपको पता होगा कि 1530 में बाबर का देहांत हो जाता है, उसके बाद सत्ता जो आता है हुमायूं के हाथ में आता है। लेकिन हुमायूं जो है शेरशाह से पराजित हो जाएगा और पुनः फिर हुमायूं 1555 के आसपास वो आएगा और फिर एक साल में देहांत हो जाता है। और 1556 में अकबर यहाँ पे बैठेगा और उसके बाद 1605 तक वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है 1540 ईस्वी में 67 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के सियासत पे वो क्या करता है, बैठता है। एक मिनट, यहाँ पे हम लिखे हैं 59 वर्ष और यहाँ पे लिखे हैं 67 वर्ष। यहाँ पे 72 38 यहाँ पे लगता है, अच्छा यहाँ पे 59 साल हम कहाँ पे लिख दिए थे, 59 साल यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे हमको लगता है 59 साल यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा छोड़िए, उससे कोई लेना देना नहीं है, कितना साल में बैठा है ना, उसको छोड़िए, वो काउंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 67 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के सियासत में बैठता, उसने बंगाल से लेकर सिंधु तक कश्मीर को छोड़कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो, है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं वृद्ध अवस्था में वो बैठता और ज्यादा दिन शासन भी नहीं करता। हम लोग देखते हैं लगभग 4 से 5 साल ही वो शासन करेगा, लेकिन अपने शासन काल में वो इतना अचीवमेंट करता है कि आपका सिलेबस में उसको जोड़ दिया गया है कि शेरशाह सूरी का अचीवमेंट आपको पढ़ना है। तो कहा गया अपने साम्राज्य का विस्तार को अगर देखें, इसके साम्राज्य को, तो कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो बोलता है बंगाल से लेकर सिंधु तक, तो सिंधु नदी तक आप कह सकते हैं, तो संपूर्ण उत्तर भारत, है ना, को ये क्या कर चुका था, अपने कब्जे में ला चुका था। हिंदुस्तान का शहंशाह बनने के बाद उसने 1541 में कामरान को से पंजाब छीना। तो कामरान आपको पता होगा हुमायूं का, है ना, भाई था और इस तरह से पंजाब छीन लेता है। अगले ही वर्ष उसने कादिर शाह की शिकस्त दी और मालवा पर अधिकार कर लिया। तो वो मालवा पर अधिकार कर रहा है, पंजाब पे अधिकार कर रहा है और इस तरह से अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। शेरशाह ने अनेक राजपूत को तलवार की घाट उतारकर रायसेन पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पे रायसेन कहां पड़ेगा, मध्य प्रदेश। तो रायसेन पे भी ये क्या कर लेता है, मालवा हो गया, रायसेन हो गया, तो एमपी का एरिया जो है अपने कब्जे में ये कर रहा था। साथ ही 1543 में उसने मुल्तान और सिंध को सूर्य साम्राज्य का अंग बना लिया। तो मुल्तान वर्तमान में अभी भी देखिएगा पाकिस्तान में, सिंध के ऊपर थोड़ा सा उत्तर में जाएगा मुल्तान। आप प्रीवियस ईयर के वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैप में हम दिखाए थे। तो मुल्तान और सिंध को भी सूर्य साम्राज्य का अंग जो है 1543, यानी कि 2-3 साल होते होते वो मुल्तान तक पहुंच गया। इधर दक्षिण में जा रहा है तो मालवा तक, यहाँ पे एमपी का एरिया को जीत ले रहा है। यहाँ पे पश्चिम में जा रहा है तो पाकिस्तान का सिंध और मुल्तान पे कब्जा कर ले रहा है। तो इस तरह से यहाँ बंगाल तक इसका कब्जा था पूरब की ओर। तो यहाँ पे ये 4-5 साल में ही अपने साम्राज्य को काफी ज्यादा बढ़ा लेगा। 1544 ईस्वी में उसने मारवाड़ के शासक मालदेव राठौर को कूटनीति से यहाँ पे पराजित करता है। तो इस तरह से मारवाड़ का जो शासक है उसको भी यह पराजित करता है। इसके बाद उसने चित्तौड़ और अजमेर की भी आसानी से जीत लिया। तो चित्तौड़ का किला, अजमेर का किला, इसको भी ये जीत लेता है। तो राजस्थान में भी कब्जा कर लेता है। उसने अंतिम अभियान कालिंजर की उसने कालिंजर पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु बारूद में भीषण धमाका के कारण उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। तो युद्ध लड़ते 4 से 5 साल में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। मोटा मोटी 45 तक ये शासन करेंगे। और देखिए इनका
उपलब्धि में अभी हम लोग देखेंगे कि ये है ना काफी ज्यादा रोड का निर्माण करते हैं और इस तरह से यहाँ रोड को सुरक्षित बनाते हैं। तो ये पिछले बार जब एग्जाम आया था तो हम यहाँ पे इसको बनाने का प्रयास किए थे और इसीलिए कहा जाता है थोड़ा बहुत मैप अगर आप देखिएगा तो एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं आप जो है उसको थोड़ा सा है ना एग्जैक्ट 100% तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाइएगा, लेकिन उसके है ना आसपास आप पहुंच जाइएगा। कम से कम अगर 60-70% भी आप बना देते हैं तो नंबर तो आपको 100% ऐसा भी मिलता नहीं है, तो कम से कम अगर 60-70% भी अगर मार्क्स आपको मिल जाए तो बेहतर है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सुनार गांव बंगाल से लेके यहाँ पे पेशावर लिखे थे, लाहौर है, दिल्ली है, इधर मुल्तान, यहाँ पे ये जो है ना सिंधु नदी है, यहाँ पे मुल्तान का एरिया है, उसके बाद जोधपुर है, अजमेर है, चित्तौड़ है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कौन उत्तर में है, पश्चिम में है, कौन दक्षिण में थोड़ा सा पड़ता है। यहाँ बुरहानपुर है, यहाँ कालिंजर है, यहाँ चुनार है। तो इस तरह से शेरशाह का प्रथम आक्रमण जो होता है चुनार में ही होता है और कालिंजर जो यहाँ पे बोले 1545 में यहीं पे वो आक्रमण करेगा और बारूद के फटने से उसका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो इस तरह से मैप का थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मारवाड़ के बारे में कहा जाता है मारवाड़ की विजय शेरशाह के चरित्र पर एक धब्बा मानी जाती है, क्योंकि इस युद्ध में उसने विश्वासघात से काम लिया था। मारवाड़ की विजय प्राप्त करने के बाद उसने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत खतरे में डाल दी। तो इस तरह से ये लिखने का अगर कभी जरूरी पड़े तो ये सब लिख सकते हैं। शेरशाह के उत्तराधिकारी के बारे में दिया गया, तो उत्तराधिकारी पढ़ के यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई फायदा है नहीं, हम लोग उसका उपलब्धि पढ़ रहे हैं तो उपलब्धि में यहाँ पे देख लेते हैं शेरशाह और इस्माइल शाह की जो देन है, जो इसके उत्तराधिकारी है उनके क्या देन है। तो ज्यादातर देन तो शेरशाह का ही है, उसका उत्तराधिकारी उसको बस आगे लेके जा रहा था। शेरशाह ने मात्र 5 वर्ष शासन किया, तथापि उससे अनेक देनों का श्रेय कहा जाता है। मतलब 5 साल शासन करने के बाद भी वो साम्राज्य में बहुत सारा कुछ जो है अपना देके जाता। शेरशाह की सबसे बड़ी देन साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक कानून और व्यवस्था की स्थापना करना था। तो इतना बड़ा साम्राज्य में कानून, रूल रेगुलेशन को स्थापना करना, सही तरीके से स्थापना करना, ये सबसे बड़ा उसका देन था। और उसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे बताया गया, एक जन का स्टेटमेंट लिया गया और ये हम उम्मीद है ना याद करते हैं, ये हम एग्जाम हॉल में लिख के भी थे। तो इस तरह से कभी कभी आपको याद हो जाता है कि कौन सा कथन किसके द्वारा किया जाता है। सब कथन आपको याद नहीं होगा, लेकिन पढ़ते रहिएगा तो हो सकता है एग्जाम हॉल में उस समय क्लिक कर जाए और एक आध कथन आप है ना लिख दे और इस तरह से नंबर जो है थोड़ा सा आपको अच्छा मिल जाता है। शेरशाह ने सड़कों को निरपराध बनाने का जोर दिया। लुटेरे और डाकू के खिलाफ वह सख्त कार्रवाई किया करता था। और इस तरह से इसको कैसे हम जानते हैं, तो अब्बास अरवानी के एक स्टेटमेंट के माध्यम से कहता है, शेर खां के शासन के दिनों में अगर सफेद बालों वाली अर्थात बिल्कुल बूढ़ी औरत सिर पर टोकरी भर माल और गहने लेकर सड़क से निकल जाती तो शेर खां के डर से कोई भी चोर या कोतवाल भी उसके पास भटकने यहाँ पे होगा भटकने की हिम्मत नहीं करता। तो चोर तो छोड़िए, अगर पुलिस भी जैसे होता है ना कि आप कोई सामान लेके जा रहे हैं तो घूस या भ्रष्टाचार है ना आ जाता है। तो इस तरह से ना तो चोर उसका है ना, अगर बूढ़ी से बूढ़ी औरत है तो भी ना तो वहां पे चोर उसका सामान को लूट सकता था और ना ही जो कोतवाल होते थे या सुरक्षा के लिए जो अधिकारी रखे गए थे वो भी किसी तरह का है ना भ्रष्टाचार में लिप्त थे, क्योंकि यहाँ पे है ना इसका दंड जो था वो काफी कठोर था। इसका उद्देश्य सेना के संचालन को सुगम बनाना और साथ ही वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देना। तो ये जो रोड पे ये शेरशाह सूरी काम करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि अगर आपका रोड रहेगा तो कम एक तरह से कह सकते हैं संचार व्यवस्था आपका बेहतर रहेगा, तो कहीं पे भी युद्ध लड़ने जाना होगा तो बहुत तेजी से आप सेना को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो होगा वो बेहतर हो सकता है और इस तरह से इसका एक फायदा तो ये हुआ कि आप सेना कहीं पे भी तेजी से भेज सकते हैं युद्ध के स्थान पे। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आपका मार्ग सुरक्षित रहता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो व्यापार करेंगे, क्योंकि अगर मार्ग ही माने चलिए ये मार्ग है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो लूट खसोट हो रहा है, मतलब कोई भी जा रहा है लूट के है ना उसको उसका सामान को लूट लिया जा रहा है, तो फिर व्यापार कैसे करेगा और चूंकि है ना यानी सरकार को जो टैक्स दे रहा था वो टैक्स कैसे देगा। इसीलिए कहा जा रहा था वो जो है पूरे रास्ता को सुरक्षित कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रास्ते से व्यापार करें और यहाँ से उनको टैक्स का प्राप्ति होगा और इस टैक्स के मिलने से ही वो अपने साम्राज्य का और भी है ना क्या कर सकता है, कल्याण कर सकता है। उसने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में बंगाल के सोनार गांव तक की पुरानी शाही रोड का जीर्णोद्धार किया, जिसको जीटी रोड के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ये है ना अभी का मैप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, चलिए उसको छोड़िए और आगे यहाँ पे देखते हैं। उसने है ना आगरा और जौधपुर और चित्तौड़ तक है ना एक नई सड़क भी बनवाई गुजरात के समुद्री बंदरगाह तक पहुंचने के लिए। तो इसने देखिए जोधपुर और चित्तौड़ है ना पे भी वो है ना आगरा को यहाँ पे बनाता है। तो ये आपको है ना छोटे वाले मैप में आपको दिखाए थे कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये आगरा है, ये अजमेर है, ये जोधपुर है और ये आपका क्या है, चित्तौड़ है। तो इस तरह से यहाँ से होते हुए आप कहाँ जा सकते थे, गुजरात। और गुजरात आप जाइएगा तो एक तरह से हम देखिए सल्तनत काल में ही वो बंदरगाह क्या था, फेमस था विदेशों से व्यापार करने के लिए।
तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया सड़कों को सुरक्षित करने और यात्रियों को सुविधा लाने के लिए उसने 2-2 कोरा या कोस पर 4-4 मील की दूरी पर 1700 सराय यहाँ पे बनाई, ताकि यात्री को आना कहीं पे अगर लंबा सफर उसका हो तो सराय हो, वहां पे रुक के वो थोड़ा आराम कर ले, तो उसका पूरा यहाँ पे व्यवस्था शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। कहता है हिंदुओं और मुसलमानों के लिए इन सरायों में अलग अलग खंड बनवाए गए जहां उन्हें चारपाई, बिस्तर और भोजन मिल सकते थे। तो इस तरह से हिंदू के लिए अलग खंड बनवाया गया, ब्लॉक बनवाया गया, और मुसलमानों के लिए अलग ब्लॉक बनाया गया, ताकि किसी तरह से किसी को कोई भी परेशानी न हो। और इस तरह से यहाँ पे आराम करने के लिए बोलता है चारपाई रख दिया, बिस्तर रख दिया, भोजन रख दिया। तो इसीलिए तो कहा जाता है इसका अचीवमेंट जो है मात्र 5 साल में ये साम्राज्य का भी विस्तार करता है और प्रशासन में भी काफी ज्यादा सुधार हमको देखने को मिलता है। इतना कम समय में इतना ज्यादा रिफॉर्म जो है बहुत कम शासक कर पाते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। बाबर भी यहाँ पे लगभग 4 साल शासन करता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी युद्ध लड़ा और अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपका शेरशाह सूरी में साम्राज्य भी विस्तार करेगा और प्रशासन में भी काफी ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। शेरशाह ने मिश्रित धातुओं के घटिया सिक्कों के स्थान पर उत्कृष्ट सिक्के बनाए। तो यहाँ पे जो घटिया किस्म के सिक्के बन रहे थे, जिसमें मिश्र धातु का प्रयोग किया जा रहा था, अलग अलग धातुओं का प्रयोग किया जा रहा था, उसके जगह अब एकदम शुद्ध चांदी का यहाँ पे ये क्या करेगा, सोना शुद्ध चांदी का सिक्का जारी करवाएगा, जिसको रुपया के नाम से जानते थे। तो इस तरह से ये जो रुपया होता था वो 178 ग्रेन का था और एक ग्रेन में 11 दशमलव लगभग 5-3 ग्राम यहाँ पे होता है। उम्मीद करते हैं ये सब आपको पहले से आता होगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी ये आप पढ़ चुके होंगे। इसका रुपया दीर्घ काल तक मानक सिक्का बना, यानी एक तरह से इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया, इसका मानकीकरण कर दिया गया। तांबे का दाम कहा जाता था। शेरशाह के साम्राज्य में माल पर दो बार यहाँ पे क्या करनी पड़ती थी, चुंगी देनी पड़ती थी। तो साम्राज्य को सुरक्षित किया था, रास्ता को सुरक्षित किया था, व्यापार ज्यादा से ज्यादा और वहां से उसको पैसा मिले, तो पैसा लेने का तो वो व्यवस्था करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्ग को क्या किया, सुरक्षा किया है ना, प्रदान दिया है। इसलिए बोलता है कि कहीं पे आप प्रवेश कर रहे हैं तो उस स्थान पे किसी भी रोड से आप ना प्रवेश कर रहे हैं या मार्केट में अगर जा रहे होंगे तो वहां पे रहा होगा, जैसे कि अभी होता है ना टोल टैक्स में आपको पैसा देना होता है। दूसरी बात, जब वहां पे उस सामान को आप क्या करें, बिक्री करें, तो पहली बार जब एंट्री करेंगे तब आपको कुछ चुंगी में पैसा देना होगा। दूसरी बार है ना, कुछ वस्तु अगर आप लेके जा रहे हैं तो उस वस्तु का अगर बेच दीजिएगा वहां पे तो भी आपको वहां पे कुछ टैक्स देना होगा। तो इन्हीं सब टैक्स से यहाँ पे उनका साम्राज्य जो है वो बेहतर तरीके से चल रहा था। उसका एडमिनिस्ट्रेशन में है ना बेहतर तरीके से वो अपना भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो वहां पे लगे हुए कर्मचारी को आप वेतन कैसे दीजिएगा या अपना साम्राज्य चलाइएगा कैसे। शेरशाह वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण यहाँ पे सुधार करते हैं। तो फाइनेंस में क्या करते हैं सुधार, तो बोलते हैं आय का जो प्रमुख स्रोत था भू राजस्व लगान था, इसके अतिरिक्त लगान में स्थानीय करों और अवबाब भी कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे जो इनकम का और दूसरा जो साधन था, व्यापार में तो चुंगी वगैरह लिया जाता था, दूसरा जो महत्वपूर्ण शासन था, यह एक तरह से कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है वो स्रोत जो था वो कौन था, भू राजस्व, भूमि से जो लगान लिया जाता था। इसके अलावा भी स्थानीय कर लिए जाते थे, जिसको एक्स्ट्रा टैक्स हम कहते हैं, है ना, अबवाब के नाम से भी इसको जाना जाता था। उसने भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया। ऐसा नहीं है कि सबसे एक ही प्रकार का टैक्स लेता है। यहाँ बोलता है जो जमीन है उसको 3 कैटेगरी में ये क्या करता है, बांटता है, अच्छी, मध्यम और खराब। तो इस तरह से यहाँ पे 3 कैटेगरी में उसको बांट दिया गया। उसने पहले अहमद खां की निगरानी में सारी कृषि भूमि का मापन करवाया। तो देखिए कृषि भूमि का मापन करवाया, कृषि भूमि किस तरह का भूमि है, उपजाऊ है, मध्यम है या ना बंजर टाइप से है, निम्न खराब है, वो चीज जानवाता है ना, जानने का प्रयास करता है। फिर कबूलियत एवं पट्टे व्यवस्था शुरू की, जो रकम प्रत्येक किसान को अदा करनी थी। तो इस तरह से पट्टा देने का जो शुरुआत है, आपको सीएनटी एसपीटी अगर देखे होंगे तो वहां पे भी थोड़ा बहुत इतिहास हम बताए थे कि पट्टे देने का जो व्यवस्था है उसमें शुरुआती अगर हम है ना देखें तो इसी के द्वारा शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पे ये शुरुआत किया जाता था। मतलब किसान को पहली बार एक पट्टा मिलता है कि आपको 100 रुपया देना है तो 100 रुपया ही देना है, कोई है ना जमींदार आके आपसे 200 रुपया नहीं ले सकता है। तो इस तरह से पट्टा से पता चल जाता था कि किसके पास कितना जमीन है और उसको टैक्स में कितना पैसा यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे बोलता है कि एक कागज का है ना, कागज में जिसे पट्टा कहते हैं में दर्ज रहती थी कि किसी को इसके अलावा कुछ और वसूल नहीं करने दिया जाना चाहिए। यानी कि लगान का दर अगर यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है 200 रुपया, तो आप 200 रुपया से ज्यादा किसी को मत दीजिए, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है स्पष्ट, और लिखा हुआ नहीं रहता था। आज मन किया 200 मांग लिए, कल मन करेगा आप 400 मांग लीजिएगा। तो इस तरह से किसी तरह को कोई परेशानी ना हो किसान को, इसलिए पट्टा देने का व्यवस्था शुरू करता है। भू राजस्व का औसत उपज का कितना दर रहता था, 1/3 वसूली नगद या वस्तु के रूप में भी की जाती थी या कैश के रूप
में, सिक्का तो ये चलाया ही था, तो या तो आप कैश के रूप में दे दीजिए, या तो आपका जो उपज है धान चावल जो भी है उसको आप 1/3 अपने उपज के वस्तु के रूप में आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसने विभिन्न फसलों की एक सूची बनाई जिसे रे कहा जाता है। तो आपका धान का, गेहूं का, जो भी अलग अलग फसल है उसका एक पूरा क्या बनाता है, सूची बनाता है, एक लिस्ट बनाता है, जिसको यहाँ पे रे बोला। और खेतों की पैमाश हर साल होनी थी, बार बार अकाल पड़ने के कारण प्रति बीघा 2.5 सेर का अतिरिक्त महसूल भी लगाया जाता था। तो इस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोलता है कि खेत का जो पैमाश है यानी नापा जाता था वो हर साल यहाँ पे नापा जाता था। तो इस तरह से यहाँ पे सतीश चंद्र का यहाँ पे से हम लिखे, वो सब आपको कोई लेना देना नहीं है। ये लाइन जो है, ऐसा नहीं लगता है कि शेरशाह ने देश के शासन में व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, तो ये सब में परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन जो शासन व्यवस्था है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे जैसे जो अधिकारी थे उन अधिकारियों में बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं, चाहे वो सेना में अधिकारी हो चाहे वित्त व्यवस्था में अधिकारी हो, तो अधिकारियों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसको जो है हम यहाँ पे ज्यादा लिखे नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल जा भी रहा था, और यहाँ पे वैसे इसका आवश्यकता भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये आ भी चुका है, इसलिए भी इसको बहुत ज्यादा डिटेल देखना नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये ऑलरेडी आपका दिल्ली सल्तनत में जो था चल रहा था, उसी को ये आगे लेके चलते हैं। केंद्रीय प्रशासन बोलते हैं विभाग दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत और दीवाने काजा होता था। तो ये केंद्रीय प्रशासन थे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पार्ट होंगे। इनका काम क्या था, तो बोलता है लगान और वित्त विभाग प्रधान वजीर होता था, सैन्य विभाग प्रधान आरिज होता था, सचिवालय प्रधान जो होता था वो दाबीर होता है। तो बस इसको थोड़ा बहुत लिखने के लिए, लगान और वित्त का जो प्रधान होता था वो कौन होता था, वजीर, मतलब पैसा से संबंधित। सैन्य विभाग का क्या बोलते थे, आरिज, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, है ना, आरिज बोलता था। और इस तरह से सचिवालय का जो हेड होता था उसको क्या बोलता था, दाबीर। धार्मिक मामलों का विभाग जो होता था उसको सदर बोलते थे, और न्याय विभाग का प्रधान जो होता था उसको काजी बोलते थे। प्रांतीय शासन के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाकिम शक्तिशाली सर्वाधिकार संपन्न होता था। यहाँ पे स्थानीय सरकार के बारे में यहाँ पे और परगना के बारे में भी दिया गया, मतलब है ना, प्रांतीय सरकार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है, वो लिख दिया है। सिकदरान कानून व्यवस्था की देखभाल करता था। मुंसिफान वित्त संबंधी कार्यों को देखता था। सिकदार कानून व्यवस्था के लिए, मुंसिफ मुकदमों के देखभाल के लिए, अमीन लगान वसूल के लिए, मुकदमा गांव का प्रधान होता, मुकदमा यहाँ मुकदम होगा, मुकदमा भी लिखा गया है, मुकदमा नहीं होगा, मुकदम होगा, गांव का प्रधान होता था। पटवारी और कानून लगान वसूलने के लिए अमीन की सहायता करते थे। तो पटवारी तो अभी भी राजस्थान तरफ बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है शेरशाह का उपलब्धि जो यहाँ पे देख लेते थे। 1 घंटा में हम लोग जो है, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 50 मिनट में पहले बाबर का पृष्ठभूमि, मुगलों का पृष्ठभूमि देख लिए, और उसके बाद यहाँ पे बाबर कैसे पानीपत युद्ध में यहाँ पे इब्राहिम लोदी को पराजित करता है वो देख लिए, और फिर शेरशाह का उपलब्धि देख लिए। तो अगर लिमिटेड टाइम में भी अगर चीजों को ऑर्गेनाइज करके आप रखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। और इस चीज को आप, है ना, थोड़ा थोड़ा अगर वीडियो लगातार आप देख रहे होंगे तो समझ में आ भी रहा होगा। यही चीज अगर अटेंडर होता, यहाँ वहां रहता, तो बताने में काफी मुश्किल होता, और इसको रिवीजन करने में भी काफी मुश्किल होता। हम तो यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए हमको इतना टाइम लग भी रहा। अगर खुद से पढ़िएगा तो बहुत कम समय में, है ना, ये नोट्स को आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आपके पास अभी जो है उसको पढ़ते रहिए, और थोड़ा बहुत जो आपको यहाँ पे जानने को मिल रहा है उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। इसी से आपका यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये एग्जाम निकल जाएगा। बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में ना तो आपको नोट्स बदलना है और ना ही, है ना, यहाँ पे किसी तरह का दिमाग में अपना पैनिक लाना है। तो इस तरह से हम लोग ये टॉपिक जो लिए हैं मुगल, उसका पहला पार्ट जो है देख लिए। मुगल में जो पानीपत का युद्ध है और शेरशाह सूरी का जो अचीवमेंट है वो देख लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं मनसबदारी और जागीरदारी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि मध्यकालीन का इतिहास है वो जल्दी से समाप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।